नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पाठ 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। बच्चों क्या होता है कि जैसे ही हमें किसी विषय पर अगर हमें यह पता हो कि जैसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं और अगर हमें यह पता है कि रक्त का हमारे लिए क्या महत्व है, रक्त हमारे शरीर में क्या क्या कार्य कर रहा है, तो अगर हमें रक्त के कार्यों के विषय में जानकारी हो जाए तो हमें रक्त को जानने की, इसको समझने की उत्सुकता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले अपने इस पाठ को शुरू करने जा रही हूँ रक्त के कार्यों से। तो आओ देखें रक्त हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला कार्य रक्त का जो मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रही हूँ वो है ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों, हमारे रुधिर के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं, आरबीसीज, जिनमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये हीमोग्लोबिन एक तरह से बस का कार्य करता है। बस का क्या काम होता है? वो सवारियों को या यात्रियों को एक जगह से बैठाती है और उनको जहां पर भी उनको उतरना होता है उस निर्धारित स्थान पर उतार देती है। तो ठीक ऐसे ही हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाता है और इसको जिस भी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस निर्धारित कोशिका में ले जाकर छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारे रुधिर में। और ये जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ये कुल ऑक्सीजन के परिवहन का लगभग 97% होता है, यानी कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, और इस विधि के द्वारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शेष जो 3% ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन हमारे रुधिर के प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पहुंचती है, यानी कि घुलित अवस्था में उसका परिवहन होता है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, रक्त के कार्यों में ऑक्सीजन का परिवहन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी ठीक उसी तरह से होता है जैसे ऑक्सीजन का हो रहा है। तो सबसे पहला जो तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का वो है हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर। तो हीमोग्लोबिन जहां पर या जिस कोशिका में ऑक्सीजन को छोड़ेगा उस कोशिका के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बंध जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस कोशिका में से किसके साथ में आके बंध गई? हीमोग्लोबिन के साथ में आकर बंध गई और इसको वापस फेफड़ों तक लाकर छोड़ दिया जाता है। हमारे फेफड़ों में जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर रिलीज कर दिया जाएगा। ये जो विधि है बच्चों, इस विधि से लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन संभव होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन की एक और विधि होती है वो है प्लाज्मा में घुलकर। तो लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो विधियां तो हो गई, लेकिन देखो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 30% हम मान लें कि गई है, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन की जो सबसे मुख्य विधि हमारे शरीर में है वो है बाइकार्बोनेट के रूप में। तो हमारे शरीर के अंदर रुधिर में बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है, और जब ये बाइकार्बोनेट वापस फेफड़ों के पास पहुंचता है तो बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया जाता है। तो ये 3 विधियां हैं जिसके द्वारा रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है। तीसरा जो कार्य है वो है
खाद्य पदार्थों का वितरण। बच्चों हम जानते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, तो छोटी आंत जो है वो क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है और सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को अवशोषित करके हमारे रुधिर के अंदर मिला देती है। ये हम लोग पाचन में पढ़कर आए हैं, ठीक है, किस तरह से अवशोषण होता है। तो अब रुधिर के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ उपस्थित हैं, यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे सबसे सिंपलर शुगर यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म हमारे पास क्या उपस्थित होता है, एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं। और इसी तरह से फैट के पाचन से तरह तरह के फैटी एसिड्स बनते हैं। तो इन सब को रुधिर पूरे शरीर के अंदर वितरित करने का कार्य करता है, यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ है दैहिक तापमान का नियमन, हमारे शरीर के तापमान का नियमन। देखो ये किस तरह से होता है, अगर हमारे ब्लड का टेम्परेचर या शरीर का तापमान बाहर के तापमान से कम हो जाए, बॉडी के अंदर का तापमान कैसा हो गया है, कम हो गया है ना, मतलब हमें ठंड लग रही है, टेम्परेचर कम हो गया है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होता है कि हमारी त्वचा के पास, जो त्वचा की सतह के पास में जो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो शरीर का तापमान कम हो रहा है ना, यानी कि हमें तापमान को और कम होने से बचाना है, जितना है उतना ही रखना है। तो रुधिर वाहिनियां जो त्वचा के पास होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से क्या होता है, रक्त का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और त्वचा के माध्यम से जो ऊर्जा या ऊष्मा बाहर वायुमंडल में भेजी जा रही है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। ठीक है, त्वचा के द्वारा ऊष्मा जो अतिरिक्त है ना, थर्मोडायनेमिक्स के हम ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़ते हैं, तो ऊष्मा या ऊर्जा या हीट का प्रवाह अधिक से कम की तरफ होता है। तो अभी बॉडी का टेम्परेचर जितना है हमें उतना ही रखना है, यानी कि हीट को बाहर नहीं भेजना। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, बॉडी की जो रुधिर वाहिनियां हैं त्वचा के पास वो सिकुड़ गई और रक्त के प्रवाह को कम कर दिया, तो हीट का जो एक्सचेंज है वो मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, वायुमंडल में जो है ऊष्मा या हीट नहीं जाएगी। तो हमारे बॉडी के तापमान का नियमन कर लिया गया, तापमान जितना है उसको नियत बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैसो यानी कि वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्लियर। अब इसके विपरीत अगर हमारे शरीर का तापमान अधिक हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ब्लड इसको कैसे कंट्रोल करेगा, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं वैसो डायलेशन। डायलेशन है ना, इसमें क्या होगा, रुधिर वाहिनियां जो है, हमारी वाहिकाएं जो त्वचा के संपर्क में है वो फैल जाएंगी और उनसे जो रक्त का प्रवाह है वो अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, चौड़ी जगह ज्यादा मिल जाएगी और जो ऊर्जा या हीट का आदान प्रदान है त्वचा और वायुमंडल के बीच में वो बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में हीट वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी और हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से रुधिर वाहिनियों के सिकुड़ने से और फैलने से रक्त जो है पूरे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी करता है। यानी रक्त क्या कर रहा है, जो रक्त बह रहा है अंदर बाहर पूरे शरीर में, तो जैसे ही वो त्वचा के संपर्क में आ रहा है तो उसके तापमान का नियमन किया जा रहा है और रक्त के तापमान का नियमन होते ही हमारे शरीर के तापमान का नियमन या कंट्रोल भी हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्मोन्स का संवहन, पांचवा रक्त का कार्य। देखो अपन बच्चों बचपन से, जब से अपन ने बायो को जानना शुरू किया है तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं
एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना। ये कौन सी ग्रंथियां होती हैं? परिभाषा भी हम रटते आए हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो अपने रासायनिक पदार्थों को सीधे रुधिर के अंदर मिलाती हैं। ये नलिका विहीन होती हैं, इसमें कोई भी वाहिनी या नलिका नहीं पाई जाती। तो क्या हो रहा है? ब्लड या हमारा रक्त ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। तो इन हार्मोन को रक्त ही संभावित जो भी इनका आवश्यक क्रिया स्थल है जहां पर ये काम करेंगे हार्मोन जाकर, तो इन क्रिया स्थल तक पहुंचाने का काम रक्त के माध्यम से किया जा रहा है। 6th पॉइंट, रोगों से बचाव। रोगों से बचाव के लिए बच्चों रक्त के पास में 2 उपाय होते हैं। एक तो हमारे रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं, है ना, जिनको WBC हम कहते हैं। तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये क्या काम करती हैं? ये बाहर से जो भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है ना, जो भी बाहरी तत्व आ रहा है उसको नष्ट करने का कार्य करती हैं। और इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार के रसायन भी उपस्थित होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो ये दोनों मिलकर, श्वेत रुधिर कणिकाएं और एंटीबॉडीज, ये दोनों मिलकर शरीर के अंदर जो भी बाहरी तत्व आया है उसको नष्ट करती हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं। तो ये था 6th पॉइंट। 7th पॉइंट, चोटों की मरम्मत। अगर हमारे शरीर में कहीं कोई चोट लग जाती है तो चोटों की मरम्मत करने में बच्चों जो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उसका एक प्रकार होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का एक प्रकार है ल्यूकोसाइट। ये जो ल्यूकोसाइट सेल होती हैं, ये हमारी जो भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए, उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए कोशिकाओं की वृद्धि को, यानी कि सेल्स की ग्रोथ को प्रेरित करने का काम करती हैं। जब कोशिकाओं की ग्रोथ बढ़ जाएगी तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी फटाफट हो जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का थक्का बनना। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वहां से खून बहना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद में वो खून बहना अपने आप रुक जाता है। तो इसको खून के रुकने का जो कारण है वो कारण है रक्त में उपस्थित विशेष प्रकार की कणिकाएं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करती हैं? ये जहां भी कहीं मान लो यहाँ पर कोई घाव बना है तो प्लेटलेट्स फटाफट यहाँ पहुंचती हैं और इस तरह से जमा हो जाती हैं। और प्लेटलेट्स के साथ में एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन वो प्रोटीन यहाँ पर इस तरह से जाल बना लेता है। तो एक छन्नी बन गई, जाल बन गया फाइब्रिनोजन प्रोटीन का एक जाल बन गया और उस जाल में प्लेटलेट्स फंस गई। तो इन्होंने इस छेद को जहां से खून निकल रहा था उसको बंद कर दिया। इस क्रिया को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। एक बार थक्का बनने के बाद में कोशिकाएं जो है वहां पर नई कोशिकाएं विकसित हो जाएंगी और धीरे धीरे घाव को पूरा भर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त के कार्यों में उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। रक्त के अंदर विभिन्न कोशिकाएं क्या करेंगी? कोशिका क्या करेगी? उसके अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ बना है उस उत्सर्जी पदार्थ को वो ब्लड के अंदर छोड़ देगी, रक्त के अंदर छोड़ देगी। अब रक्त जब फ्लो करता हुआ किडनी के पास जाएगा, हमारे किडनी के पास पहुंचेगा यानी कि वृक्क के पास पहुंचेगा, तो किडनी हमारे शरीर के फिल्टर्स होते हैं, है ना, वो छानने का काम करेंगे। तो किडनी क्या करेंगे? जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको फिल्टर करेंगे और यूरिन, है ना, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर से जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो
फिल्टर हो जाएगा। तो ब्लड ये भी काम करता है कि उत्सर्जी पदार्थों को फिल्टर तक पहुंचाता है कि अब तुम फिल्टर करने का काम करो। ठीक है, 10th पॉइंट अगर अपन देखें तो 10th पॉइंट बच्चों ऑक्सीजन का परिवहन नहीं है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। 10th पॉइंट है बच्चों जल का संतुलन। हमारे शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाने का कार्य भी ब्लड करता है। कैसे करता है? ब्लड क्या कर रहा है, पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है और घूमते घूमते जब वो किडनी के पास पहुंचेगा, वृक्क के पास पहुंचेगा, तो ब्लड के अंदर जो भी अतिरिक्त पानी की मात्रा है, उस अतिरिक्त जल की मात्रा को किडनी फिल्टर कर लेंगी और शरीर से बाहर रिलीज कर देंगी। तो इस तरह से बॉडी के अंदर जल का संतुलन बनाने का कार्य ब्लड करता है। और जल का संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये सारी की सारी जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। तो अगर जल का संतुलन नहीं होगा तो ये अभिक्रियाएं भी सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएंगी। इसलिए ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए जल के संतुलन को बनाने का कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट है रोगों का निदान। जब भी हमें कोई समस्या होती है, हम क्या करते हैं कि हम सीधे पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर क्या करता है, वो लिख देता है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में डॉक्टर क्या करता है, ब्लड में उपस्थित कई तरह के तत्वों की जांच कराता है। ठीक है, अब उन तत्वों की जांच करने के बाद में डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में है या किस पदार्थ की शरीर के अंदर कमी हो रही है। तो इस तरह से वो जो है जांच करने के आधार पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगा लेता है, रोगों का निदान कर लेता है और फिर उसके आधार पर उपचार करता है। तो देखो बच्चों, हमारे शरीर में रक्त कितने सारे कार्य करता है। अब इतने सारे कार्य करने के लिए रक्त के पास में पहली चीज हमें ये पढ़ना है कि रक्त के पास में ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं हैं, है ना, या ऐसे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो इतने सारे कार्यों को संपन्न करने में मदद कर रही हैं। दूसरी चीज, क्या सभी मनुष्यों में एक जैसा रक्त होता है या रक्त में भी कुछ भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रक्त के प्रकार, यानी कि रुधिर समूह, कि भाई सभी मनुष्यों में क्या एक जैसा ही रुधिर समूह है। तो रुधिर समूह क्या होता है और रुधिर समूह के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रक्त का पूरे शरीर में परिवहन कैसे होता है, संवहन कैसे होता है। तो यहाँ पर हमें बच्चों पढ़ना पड़ेगा रक्त को पंप करने वाला हृदय और जो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड का संवहन हो रहा है उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। तो अगला टॉपिक हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं और ये कैसे काम करता है। फिर हमें इसमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा कि हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हम लसिका तंत्र या लिम्फ सिस्टम भी कहते हैं। तो इस पार्ट में हमें इस लिम्फ सिस्टम की डिटेल भी पढ़नी है। और क्या रुधिर के कारण हमारे शरीर में कोई रोग भी होता है, तो विभिन्न प्रकार के रोगों को भी हमें इस पार्ट में कवर करना है। तो ये जो 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक को अलग अलग वीडियो लेसन्स बनाकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो अभी जो पहला टॉपिक अपन ने कवर किया है रक्त के कार्य, इसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख लेना ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। ओके, बाय।